नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। और ये शुभकामना किस बात की? ये शुभकामना इस बात की कि अब एलन एकेडमी 24 चैनल पर आपको 11th आईआईटी और नीट इसका फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। और ये पहला लेक्चर एक ऐसे चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं जो एकेडमिक करियर में इंजीनियरिंग मेडिकल के प्लेटफॉर्म पर अगर देखा जाए तो यह चैप्टर एक बहुमूल्य यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। और खास करके जब मैं इस चैप्टर के विषय में चर्चा कर रहा हूं और जब मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं तो मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि बिना आपके मेहनत के आपको कोई भी दुनिया की ताकत आपकी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ा सकती। और कोई अगर आपको ये कहता है कि हम आपको इंजीनियर बना देंगे, अगर हम आपको डॉक्टर बना देंगे, तो आप सीधे ये समझना कि ये आदमी या ये टीचर या ये इंस्टीट्यूट आपसे ठगी कर रहा है। क्योंकि जब आप चलना नहीं चाहेंगे तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं चला सकती। इस बात की मैं 100% गारंटी आपको देता हूं। और चूंकि आप 11th के एस्पायरेंट हो, 11th के स्टूडेंट हो, आप ही से फिर आईआईटी मेडिकल की भी आशा लोग रखते हैं, आपके फैमिली रखते हैं, आपका दिल दिमाग रखता है। तो एकदम इस बात के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि बिल्कुल करो या मरो के साथ हम पढ़ाई करें। और जितनी देर तक पढ़ें उतनी देर तक अपना 100% अपने सब्जेक्ट को दें। और आपको ये मालूम हो भी या मालूम ना भी हो, क्योंकि अभी अभी आपने कदम रखा है अपने करियर के उस स्टेज पर, पहली सीढ़ी पर। क्योंकि जब तक आप 10th की पढ़ाई कर रहे थे तब तक आपका बचपना चल रहा था, तब तक आप मौज मस्ती में लीन थे। हालांकि तब भी आपने एक अच्छा मेहनत किया होगा। हमारे साथ आप जुड़े हुए तमाम उन छोटे बच्चों से भी ये मतलब संवाद करेंगे, ये मैसेज करेंगे कि यह प्लेटफॉर्म हमारी अपनी भाषा और हमारे अपने अंदाज का चैनल है। और जितने भी आप वीडियोस देखते हैं, अगर सही माने में कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको सबसे बेहतर सब्जेक्ट भी मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। और सबसे बेहतर कि आपको जो हम मतलब लर्न कराएंगे, जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, वो तरीका बिल्कुल ही निराला होगा, बहुत ही बेहतर एंड ग्लैमरस भी होगा, ताकि आपको वो एंजॉय करेगा, आप उसके साथ एंजॉय करेंगे, सब्जेक्ट आपका बोर नहीं करेगा आपको। और ये हमारा अपना विश्वास है, क्योंकि एक लंबे करियर में हमने 11-12 इंजीनियरिंग मेडिकल के प्लेटफॉर्म पर एक बेहतर सेवा दी है बच्चों को। और अलग अलग संस्थानों से जुड़ करके भी हमने अनुभव प्राप्त किए हैं और अच्छे अच्छे बुक्स भी हमने अध्ययन किए हैं। तो मतलब ये आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इसका बेनिफिट सीधे आप तक पहुंचेगा। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये चैप्टर मैं आज शुरू कर रहा हूं 11th के लिए। क्योंकि इससे पहले हालांकि बहुत सारे चैप्टर्स पीछे छूट रहे हैं, लेकिन समय की मांग है, वो सब भी हम आपके लिए लाएंगे। लेकिन यहाँ से चूंकि अभी लगभग हर जगह पर यही चैप्टर रन कर रहा होगा, तो आपको कंपैरिजन करने में और चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी होगी, थोड़ा मतलब इजी करेगा ये आपको। तो इसलिए मैं इस वीडियो को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और बिल्कुल एकदम स्टेप प्रोसेस में हम चलेंगे। लैंग्वेज कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में रिटेन होगा, लेकिन समझाने का तरीका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। जहां तक हमारा आपके दोस्तों तक ये मैसेज जा रहा है और आगे ये जितना फैलेगा, है ना, ओवर इंडिया जाएगा ये। और अगर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में वीडियो बना तो ये वर्ल्ड वाइड भी जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि सब्जेक्ट पढ़ने से और एक अच्छे असिस्टेंट अगर आपको मिल जाते हैं, जैसे हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं, तो उनका सहारा लेकर के आप अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आईआईटी में या नीट में
या 11-12 के स्तर पर भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आपको ये लगे कि ये चीज कितना बेहतर है और अब तक हमसे ये छूट रहा था, है ना। तो ये तमाम बातें आपको एक संवाद के तौर पर, एक शुभकामना के तौर पर मैं आज आपको दे रहा हूं। और अब शुरू करता हूं अपने इस सब्जेक्ट के बिल्कुल बेस को। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने जितनी वस्तुओं को अपनी प्रकृति में देखा, ये आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसीलिए कुछ बेसिक बातें आप हमसे जान लीजिए। उन तमाम वस्तुओं में परिवर्तन के आसार नजर आते हैं। हमें, हमारी इच्छा शक्ति है कि मैं ये भी देखूं कि अगर ये वस्तु हमारे सामने कोई सा है, जैसे कोई आप फुटबॉल ले लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, या कुछ भी ऐसी वस्तु जो अपने प्रकृति आस पड़ोस में हम देखते हैं, तो अगर उन वस्तुओं पर हम गौर फरमाएं तो समय और परिस्थिति के साथ या समय और पोजीशन के साथ उनमें उसके रूप में परिवर्तन, उसके शेप में परिवर्तन, इस तरह की मतलब चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे आप देखो ना कि अगर एक फुटबॉल है, आप उसको अगर हाथ से दबा दोगे तो उसका शेप चेंज करेगा कि नहीं करेगा। पहले वो गोलाकार था, अब वो थोड़ा चिपट जाएगा। इसी तरह से कोई तार है, कोई रबर है, उसको अगर मैं खींच देता हूं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे तमाम चीजें हैं। ग्लास में पानी है, अगर मैं उस ग्लास के पानी को ग्लास से निकाल करके प्लेट में डाल देता हूं तो उसका शेप बदल जाता है। मगर ये तमाम जो चीजें हैं, इनमें एक बातें हैं जिनकी कल्पना हम हमेशा करते हैं कि इनके रूप अगर बदलते हैं, इनके शेप अगर बदलते हैं, तो कभी कभी उनके शेप या उनके रूप को बदलने में हमारा प्रयास जरूरी होता है, नंबर एक। नंबर दो, इनके रूप बदलने में, इनके आकार बदलने में समय लगता है। आकार और समय, ये दोनों चीजें वस्तुओं को बदल देने में जरूरत की बातें मानी जाती है। और जब हम इन तमाम परिस्थितियों को एक साथ देखते हैं जिसमें हमारी भूमिका अहम मानी गई है, तो इसका मतलब है कि उन चीजों को बदलने में हमने कुछ परिश्रम किया होगा, हमारा मेहनत लगा होगा। हमारा मेहनत ही अब हमें अपने फिजिक्स में वर्क के रूप में दिखता है। क्या दिखता है? वर्क के रूप में दिखता है। देखिए कहां से हम आपको बिल्कुल जमीन से उठा करके हम आपको चीजें बता रहे हैं। लेकिन अगर फिजिक्स के तौर पर इसको देखा जाए, अब थोड़ा सा मतलब अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पर अगर आप इन चीजों पर विचार करें तो आपको अक्षरशः बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियरली ये बात समझ में आएगी कि वर्क जिस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, वो कहीं ना कहीं वस्तु के, बॉडी के, ऑब्जेक्ट के, या जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना विस्थापित हो रहा है, इन चीजों से जुड़ा होता है वर्क डन। और वर्क डन जो है वो किसी न किसी तरह से फोर्स का ही अपना एक ट्रायल है, अपनी एक कोशिश है। समझ गए बात को? तो हम इस चैप्टर में और फिर धीरे धीरे हम लोग पावर की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है ये, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको ये पढ़ाया जाएगा। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम से आपकी मुलाकात की जाए, कराई जाएगी। अच्छे सलाह दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्योंकि फिजिक्स का बेहतर स्टडी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। और इसमें पूरा पूरा साथ हमारा रहेगा। हम इतने पैटर्न आपको बताएंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा।
और हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम भी आप इजी तौर पर समझ पाएंगे और उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। बहुत सारे हैं अपने मतलब बॉक्स ऑफिस में, बहुत सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सीधे सीधे बात करते हैं वर्क की। वर्क जिसे हम लोग अपनी भाषा में कार्य भी कहते हैं। सो वर्क क्या है, किसको हम लोग वर्क कहते हैं? तो आइए ना इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं। सपोज कीजिए हम एक कोई बॉडी यहां पर लेते हैं, एकदम बिल्कुल आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ये फर्स्ट स्टेज आपका डेफिनेशन है वर्क का, और मान लेते हैं कि ये किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये बॉडी रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है। हमने माना इस ब्लॉक का मास m है, और अब क्या करता हूं मैं इसके ऊपर, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड एक f मैग्नीट्यूड का फोर्स मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये मतलब इसका जो बीच वाला जो हिस्सा है, इसी को द्रव्यमान का केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास का नाम हमने दिया। ये सपोज कीजिए कि x इक्वल टू 0 पर है, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट वी कैन से। सो x इक्वल टू 0 पर ये है, एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, सपोज कीजिए कि ये यहां आता है, यहां आ रहा है, और यहां आने के बाद जब मैंने इसके सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट की बात देखी, देन दिस कम्स टू बी x इक्वल टू d। मान लिया कि इसने x इक्वल टू d डिस्प्लेसमेंट लिया अलोंग दिस डायरेक्शन, और डायरेक्शन इज सिंगल वन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, दिशा बदल नहीं रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट प्लेटफॉर्म है ये। और हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस मैंने कहा, स्मूथ सरफेस कहने से मतलब ये होता है कि आपके उस सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है और फ्रिक्शन लेस सरफेस है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, और हमने एक जनरल एक्सपेक्टेशन लिया है कि दिस इज एंगल थीटा, कि इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पर हमने फोर्स को थीटा एंगल पर लिया हुआ है, और ओवरऑल ये यहां से चल करके यहां आता है, जो फोर्स का एप्लीकेशन था वंस अगेन ये ऐसे ही है हमारा, और ये एंगल अभी भी वही थीटा है। तो फिजिक्स देखिए हमें क्या कहता है। फिजिक्स कहता है कि अगर किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d डिस्प्लेसमेंट पर किसी फोर्स के द्वारा ले जाया गया है, then it is supposed that the force has done some work। ऐसा माना जाता है कि बल ने कार्य संपन्न किया, वर्क इज डन बाय द फोर्स, एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिस ऑफ दिस वर्क डन, कि मैं अगर ये कहता हूं कि यहां से यहां आने में डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड दिस इज व्हाट फोर्स वेक्टर, सो वर्क इक्वल टू, यहां पर हम लिखते हैं फोर्स वेक्टर एंड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा एज पर द स्केलर प्रोडक्ट, है ना, एंड यहां पर मैं कॉस थीटा लगाऊंगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिया, आप देखते हैं मॉडुलस साइन के अंदर मैंने इसको डाला हुआ है, एंड कॉस थीटा जो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है उसके हिसाब से इस थीटा का आना जरूरी है, लेकिन ये कॉस के फॉर्म में आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में यही लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा एंड डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगता है, ये हमें मालूम है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, या इसको मैं ऐसे डी कॉस थीटा लिख सकता हूं, या मैं इसको एफ कॉस थीटा इंटू डी लिख सकता हूं, क्योंकि ओवरऑल हमने इसको एफ डी कॉस थीटा कहा है। तो फिर तो मेरे मन में आएगा कि ये डी के साथ कॉस थीटा क्यों लिया आपने,
या तो फोर्स के साथ आपने cos थीटा क्यों लिया आपने, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। कहना ये होता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने F फोर्स अप्लाई किया है तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का इफेक्ट कितना है वही बताता है कि उस फोर्स के उतने ही मैग्नीट्यूड ने आपका वर्क किया हुआ है। एकदम आराम से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसे बिल्कुल आपको तोड़ करके दिखा देता हूं कि अगर मैं इस फोर्स को कंपोनेंट के तौर पर देखूं तो F cos थीटा जो कंपोनेंट है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और F sin थीटा इस डायरेक्शन में मिलेगा। इसका रोल अलग है जिस पर बात हम कर लेंगे, उसकी कोई आवश्यकता फिलहाल नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में F cos थीटा जो है हमें फोर्स मिलता है, बस वही F cos थीटा और जो डिस्प्लेसमेंट है D उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, वर्क डन का वैल्यू मिल गया। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मैं D cos थीटा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट D है उस डिस्प्लेसमेंट D का ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ना थीटा कोण पर, थीटा एंगल पर, आप क्या करो इसके डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट उठा लो। ये अगर D है तो इसका इस डायरेक्शन में उठाओगे तो क्या मिलेगा, D cos थीटा मिलेगा। तो या तो इसका मतलब समझिए आप, या तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में लेकर और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको वर्क डन आ जाता है। सो ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, लेकिन आपको कुल मिलाकर के जो वर्क की वैल्यू आ रही है वो आ रही है W इक्वल टू F D एंड cos थीटा। सो whatever be the magnitude of F, whatever be the magnitude of D, वर्क डन का वैल्यू इस दोनों के मैग्नीट्यूड के अलावे इस थीटा पर भी डिपेंड करेगा। और बहुत रोचक बात मैं बता रहा हूं, मैं डेफिनेशन भी इसका लिटरेचर भी लिखाऊंगा, घबराना नहीं है बेटा, एकदम मजा लीजिए, पहले एकदम फ्री माइंड से क्लास को पढ़िए, एकदम एंजॉय करो सब्जेक्ट को। मैं क्या कहता हूं कि कंडीशन फॉर जीरो वर्क डन, कंडीशन फॉर जीरो वर्क डन, कि मैं किस प्रकार के शर्तों पे मुझे जीरो वर्क डन मिल सकता है। एकदम अभी देखिए ना, ये अभी देख लीजिए इस पर क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स से देख लीजिए आप इसको। पहली शर्त F का वैल्यू अगर जीरो आ जाए, अगर आपने फोर्स ही नहीं लगाया तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है तो आपके फोर्स से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने फोर्स लगाया नहीं, आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो है। सो वर्क डन बाय द फोर्स, आपके फोर्स का वर्क डन क्या होगा, जीरो माना जाएगा। तो F इक्वल टू जीरो, W इक्वल टू जीरो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम कितना इजी है, आप देखते चलो ना। नंबर 2, और यही सब आपको लिटरेचर का डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा भाषा में, जो वर्क की परिभाषा हम देने वाले हैं ना आपको, वो यहीं से निकल करके आ जाएगा। आपको तो लगता होगा कि सर ये तो उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं आप। अरे भैया, उल्टा पुल्टा काम नहीं कर रहे हैं, आपको तोड़ मरोड़ रहे हैं, आपको ट्रेडिशन से हटाकर कुछ नए पैटर्न से आपकी पढ़ाई करने की ठानी है मैंने, और मेरा वही प्रयास है, इसीलिए आपको मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। देखा जाए ना, D इक्वल टू जीरो करो तो भी आपको क्या मिलेगा, W का मान जीरो मिलेगा, कहीं कोई शक नहीं है, ये तो सिंपल मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तीसरा शर्त है कि F नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स इज ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, D इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, लेकिन बट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आपको तो पता है cos 90 जीरो होता है, और जब cos 90 जीरो होता है तो आपको क्या मिलेगा, वर्क जीरो बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। और लगभग हर जगह पर
इसके भी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि सर्कुलर मोशन में फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। वो अभी लाएंगे हम आपके लिए। तो ये सब चीजें एक बार आप एक नजर देख लें। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं और इरेज करने के बाद आपको इसके एग्जाम्पल दिखाता हूं। एकदम बिल्कुल एक अलग चीज, एक अलग बात, एक अलग दुनिया आपको फिजिक्स में दिखाऊंगा, जहां पे आनंद ही आनंद होगा, मजा ही मजा मिलेगा, है ना। जैसे दोस्तों के साथ मस्ती करने में मजा आता है, इससे भी ज्यादा मजा आएगा आपको। देखा जाए यहाँ पे सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा। सर्कुलर मोशन में एक बहुत ही बेहतरीन फोर्स होता है जिसको कंडीशनल फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन कहते हैं, और उसका नाम है Fc। अगर r है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी अगर पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रही है उसका भी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये जीरो वर्क करके आपको देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। चूंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में है। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दैट इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। स्पर्श रेखीय दिशा में डिस्प्लेसमेंट है, जबकि टुवार्ड्स द सेंटर ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। आपको पता भी होगा कि Fc इक्वल टू क्या होता है, mv²/r होता है। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं ना। अगर ये फोर्स सप्लाई नहीं होगा, ये फोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा, तो बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा नहीं। जब सर्कुलर मोशन पर हम बात करेंगे तो वहां आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे। तो ये देखा जाए कि ये वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाने की वजह से वर्क डन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जीरो है। क्लियर हो गया ना। तो ये तीन कंडीशन ऐसे हैं जो हमें जीरो वर्क डन की तरफ इशारा करते हैं, और वर्क डन इक्वल टू जीरो के लिए ये तीन शर्तें हमारे लिए सफिशिएंट माने जाते हैं। आगे देखते हैं। अब इतनी बातें जब सीख लिए, सर आप क्या बात करते हैं सर, आपने तो हमें वर्क की परिभाषा ही नहीं दिखाई। अब आप देखिए ना 10। अब आप देखिए वर्क डन की परिभाषा क्या है। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, अप्लाइड टू अ बॉडी such that point of application of force, point of application of force has some displacement along the direction of force, along the direction of force, then work is said to be done. वाह, work is said to be done by that force। जिम्मेदारी है, उस फोर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको रिवार्ड मिलना चाहिए कि दे फोर्स भाई, आपने वर्क करके दिया और आपको आपके इस वर्क डन के लिए मैं सराहता हूं। बिल्कुल सही बात है। एक चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण मैंने बताया हुआ है आपको, मैंने एग्जाम्पल में ये लिखा है, दिखा था कि फोर्स जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में अगर डिस्प्लेसमेंट लाता है तो वर्क डन है। कभी कभी आपको बड़ा ही आश्चर्य तरीके से एक बात मैं बता रहा हूं। जैसे देखा जाए कि सपोज कीजिए कि ये बॉडी यहाँ है और आपने ये फोर्स लगाया एट एन एंगल थीटा पे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये बॉडी अपनी जगह से पूरी की पूरी हिली नहीं,
बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को थोड़ा डिस्प्लेसमेंट मिला। वो कैसा मिला मैं अभी दिखा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको देखकर अच्छा लगेगा। सपोज कीजिए कि हमने फोर्स तो लगाया, और फोर्स लगाने के बाद जहां पर मैं फोर्स लगाया ये पॉइंट थोड़ा सा इस तरह से डिस्प्लेस हो गया, इस तरह से डिस्प्लेस हो गया। आप कहेंगे सर ऐसा कभी होता है क्या? मैं आपको ये फिगर थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं, आपको मजा आ जाएगा, फुल मजा आने वाला है। ये बॉडी जो है वो इस तरह से थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, यहाँ यहाँ ये वाला बॉडी यहाँ आ गया। फोर्स हमने लगाया, फोर्स हमने लगाया, और ये बॉडी जो है वो यहाँ डिस्प्लेस होके आ गया। लेकिन पूरी की पूरी बॉडी जहां थी एस्टेटिक, तो एस्टेटिक है, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट यहां से चल करके यहाँ डिस्प्लेस हुआ। ध्यान से देखना, बड़ा यूनिक चीज है कि ये पूरी की पूरी बॉडी हिली नहीं अपनी जगह से, बट हमने जो फोर्स लगाया उस फोर्स की वजह से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो थोड़ा डिस्प्लेस होके यहां आ गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में, तो सामने से आदमी क्या बोलेगा? सामने से आदमी बोलेगा कि ये बॉडी तो डिस्प्लेस हुई नहीं, ये बॉडी तो डिस्प्लेस हुई नहीं, सेंटर ऑफ मास तो जहां था वही है इसका, ये तो बिल्कुल जहां था वही है, तो फिर वर्क कैसे हुआ? भाई साहब गाल है ना आपके पास में, ये फ्लक्चुएट कर सकता है। अभी अगर मैं यहाँ कंठ पर हाथ दूं और मैं इस तरह से धक्का लगाऊं तो मैं ऐसे डिस्प्लेस हो जाऊंगा, तो इधर से जो फोर्स लगा उसने तो वर्क किया, लेकिन अगर मैं यहां से इसको पकड़ के थोड़ा ऐसे 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 मैं खींचता हूं तो क्या हुआ? ये पॉइंट जहां पे फोर्स लगा था वो बताइए डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स ने वर्क किया। ये है लीगल कॉन्सेप्ट एंड मैन्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन, कि अगर फोर्स के एप्लीकेशन पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट आया है तब तो सर ये कैसे होता है? तो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। जैसे हम हैं, आप हैं, ये क्या है? फ्लक्चुएटिंग पार्ट है हमारे बॉडी के। यहां से थोड़ा सा मैं इसको खींच सकता हूं, ये हिस्सा डिस्प्लेस हो सकता है, लेकिन कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लो, अगर ये वुडन प्लैंक होगा, लकड़ी का टुकड़ा होगा, तो उसमें इस तरह की परिस्थिति हम देख नहीं सकते। तो इसमें तो जितना ये बॉडी जाएगा इसका हर पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, इसका हर हिस्सा डिस्प्लेस होगा, उतना ही से कंप्लीट ट्रांसलेशन इसमें आ जाएगा। तो ऐसे में यहां भी वर्क हो रहा है और वर्क यहां भी हो रहा है। जैसे मान लेते कि ये कोई रबर का या फोम का बॉडी है, इसको नीचे सपोज कीजिए कि हल्का कोई सपोर्ट मैंने दे दिया ताकि ये फिसले नहीं, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर मैंने फोर्स लगा दिया, तो वो खिंचाएगा, वो तो खिंचाएगा ही खिंचाएगा, तो भी वर्क होता है। सो इस परिभाषा में जो बातें लिखी हुई है इस पे गौर फरमाना है कि दस इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी सच दैट point of application of force has some displacement along the direction of force, है ना, then work is said to be done by that force। अगर किसी बल के द्वारा किसी वस्तु के विस्थापन को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग ये मानते हैं कि फोर्स ने वर्क किया। ये तो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर हम लोगों ने इसको देखा है। थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इसमें क्या जाता है, और वो चर्चा क्या होगी? थोड़ा वर्क के विषय में हम लोग जानते हैं कि वर्क किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, क्या इसका एसआई यूनिट होता है, क्या इसका सीजीएस यूनिट होता है, मॉडर्न फिजिक्स में वर्क को कैसे हम लोग जानते हैं, किस यूनिट से इसको हम लोग, है ना, जानने की कोशिश करते हैं। तमाम बातें हैं, और तब आपको सिर्फ जीरो कंडीशन के लिए नहीं, वर्क के पॉजिटिव और वर्क के नेगेटिव होने की बात भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चिंता नहीं करना है, एकदम वीडियो में अभी बने रहना है। देखा जाए, इसको मैं मिटाता हूं, आप इसको कॉपी कर लोगे जैसा आपको लगे। अगर सुनने में ज्यादा मजा आ रहा आप सुनिए, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको कॉपी कलम का भी यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि हम लोग अबाउट द वर्क के विषय में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं।
नंबर 1 एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आएगा। इट इज derived physical quantity, इट इज derived physical quantity। ये derived quantity है बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये derived physical quantity है। एक नंबर बात। बात नंबर 2, इट इज स्केलर। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। अगर इसको वेक्टर स्केलर के तौर पर देखा जाए तो ये स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 3, इट्स एसआई यूनिट। एकदम कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एनालाइज करके देते हैं। W इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज द प्योर नंबर, इसे कुछ लेना देना नहीं है। फोर्स न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? ये इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन और मीटर। और इसको हम लोग एनएम लिखते हैं। और अच्छी बात यह है, इसी न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, जूल। और इसको सिंबल में कैपिटल जे। आज के डेट में ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो तो कंप्लीट नाम लिखने पर स्मॉल लेटर से उसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर सिंबल में लेना है तो उसके लेटर का, उस वर्ड का पहला लेटर जो वो कैपिटल फॉर्म लेटर के फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए न्यूटन देखिए जब यूनिट बन करके आया है तो स्मॉल एन से शुरू हुआ है, सिंबल में कैपिटल एन आया है, मीटर की तो कोई बात ही नहीं। उसी प्रकार से जूल भी एक साइंटिस्ट है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल इसका पूरा नाम है। तो जूल के लिए जब पूरा नाम लिखता हूं तो स्मॉल जे, सिंबल में जाऊंगा तो कैपिटल जे। दूसरी सीजीएस यूनिट में आप जाएं तो सीजीएस यूनिट इसका है अर्ग। इस पर उतना तेल मालिश करने की जरूरत नहीं है। जहां 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के होता है। इन मॉडर्न फिजिक्स, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको इस वर्क और आगे चल करके आप जानेंगे कि एनर्जी के लिए भी यही बात है ना। इट्स यूनिट, इसका जो इकाई है वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइफन दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम लोग ईवी बोलते हैं। और अच्छी बात यह है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। आज के वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर रखता हूं ताकि आपको तबीयत ठीक रहे, मजा आए, आपको परेशानी ना हो। और इसके बहुत सारे चीज, अभी वर्क तो शुरू ही हुआ है बेटा, अभी इसका पूरा खुलना है। काइनेमेटिकल रिलेशन के साथ किस तरह से हम वर्क कैलकुलेशन करते हैं, फिर फोर्स के टाइप पर हम जाएंगे। फोर्स कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, सारे फोर्स वर्क करते हैं। फिर फोर्स अगर वेरिएबल है तो वो किस तरह से वेरी कर रहा है, वो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है कि वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। दोनों ही तरह के फोर्स हमें वर्क देते हैं। आएंगे मैथमेटिक्स के हिस्सा पार्ट को साथ लेकर, और वर्क का मजा नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग लेते रहेंगे। कंटिन्यू मस्त रहिए। पहला लेक्चर है, पूरा इसको ब्लास्ट कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और खुद के लिए एकदम इसको मील का पत्थर मानते हुए मेहनत करो। हम आपके साथ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच।